हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्रों को डिस्कस करूंगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पीसीएस की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 9 फरवरी 2025 ईस्वी को कंडक्ट हुई है। तो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो आज हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व में हमने एमपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्रों को भी डिस्कस किया था, और जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ के स्टेट पीसीएस अगर 2025 ईस्वी में एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का हुआ है तो उसे आप लोग अच्छे तरीके से प्रश्न पत्रों को देख लें। ठीक है, स्पेशली अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट पीसीएस को देखेंगे तो वहाँ पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न जो होते हैं वह राज्य विशेष से यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित होते हैं, और जो रेस्ट 50 सवाल होते हैं वह जीएस और करेंट अफेयर से संबंधित होते हैं। तो ये जो 50 प्रश्न हैं जो जीएस से संबंधित होते हैं, 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यही 50 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसे आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका जो पीडीएफ है करेंट अफेयर बैच में आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @SPC सेंटर को जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आइए एक एक करके जो 50 जीएस के सवाल हैं, करेंट अफेयर के सवाल हैं, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है? देखिए, जब 2025-26 का बजट यानी कि इस बार का जब बजट डिस्कस किया जा रहा था सदन के पटल पर, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अधिकतम जो सीमा है उसमें वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, तो वर्तमान समय में अधिकतम सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया है। ठीक है, इसके तहत कितने स्लैब में ऋण प्रदान किए जाते हैं उसे समझिए। 3 स्लैब है बेसिकली। पहले से 3 स्लैब था, एक था शिशु, दूसरा था किशोर और तीसरा था तरुण। इस बार के बजट के माध्यम से तरुण प्लस को इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, शिशु के तहत 50,000 रुपये का ऋण प्रदान किए जाते थे। किशोर 50,001 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रोवाइड किया जाता था। तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक के ऋण प्रोवाइड किए जाते थे, और अब तरुण प्लस नया ऐड किया गया है बजट के माध्यम से, तो तरुण प्लस के तहत 20 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किए जाएंगे। तो ऋण प्रदान किए जाने की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया है। तो इस बार के बजट में यह प्रावधान किया गया है। तो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, अगला सवाल है, आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह क्या कहलाता है? देखिए, मूलभूत समानता से युक्त एक जो व्यक्तिगत जीवधारी है उसका समूह बेसिकली स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। स्पीसीज प्रजाति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का बी। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट कहाँ पर आपस में मिलते हैं? आसान सवाल है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर आपस में मिलेंगे? तो तमिलनाडु में आपस में मिलेगा। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चौथा सवाल है, प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पर पाई जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और काफ़ी आसान सवाल है। प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पर पाई जाएगी? तो अधिकतम विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है वह वहाँ पर चूंकि सूर्य की किरणें स्पष्ट रूप से पड़ती है। ठीक है, यह पूरा मान लिया जाए कि ग्लोब है, पृथ्वी है, यह है विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वह है उष्णकटिबंध। यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पड़ रही होती है। तो जब सूर्य की किरणें डायरेक्टली रूप से यहाँ पर पड़ेगी तो यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। जब लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगी। अत्यधिक वर्षा जब होगी तो अत्यधिक वहाँ पर विविधता भी पाई जाएगी। ठीक है, तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। 4 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 5वां नंबर सवाल है, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, चीता का वैज्ञानिक नाम, ये ऑप्शन गलत दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया है, ऑफिशियल आंसर की में इसके ऑप्शन को गलत बताते हुए एनए लिखा गया है। ठीक है, अगर देखा जाए कि चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो चीता का वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स जुबेरस।
ठीक है, यह है चीता का वैज्ञानिक नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, एसिनोनिक्स जुबेरस आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, छठा नंबर सवाल है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। ये बहुत पुराना सवाल है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का लेटेस्ट आया हुआ है। ठीक है, ये लगभग 2-3 साल पुराना है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न के अनुसार इसका आंसर देखें तो वित्त वर्ष 21-22 में भारत के निर्यात में किसका भाग सबसे अधिक था, तो विनिर्मित माल का। इसका आंसर सी होना चाहिए, लेकिन बहुत पुराना सवाल है, इसका कोई औचित्य नहीं है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है। गांधार शैली, तो गांधार शैली को इंडो यूनानी शैली के नाम से जाना जाता है। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 8वां नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। बताइए, बहुत आसान सवाल है। भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है। तो आप आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 32 क्या है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार से संबंधित है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और यह किसके द्वारा कहा गया है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा आर्टिकल 32 को, जो कि हमारा संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है, उसे कहा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अन्न दर्पण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अन्न दर्पण परियोजना के संबंध में विचार करना है, कौन से कथन सही है, सही कथन को बताना है। ठीक है, अन्न दर्पण जो है देखेंगे तो FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे जारी किया गया है। तो पहला सब ऑप्शन है, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है, गलत है। यह FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना है, बिल्कुल सही है। इसको डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, यह भी सही है। तो 9 का 1 गलत है, बी और सी सही है। ठीक है, तो 9 का बी और सी सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परावैद्युतांक की बीमा है, परावैद्युतांक की बीमा क्या है, तो परावैद्युतांक की बीमा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 का आंसर हो जाएगा ए। देवनी मोरी स्तूप कहाँ पर स्थित है। देवनी मोरी स्तूप हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा देवनी मोरी स्तूप, तो यह गुजरात राज्य में अवस्थित है। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है PM आशा योजना। आसान सवाल है और उम्मीद है कि आप इस स्कीम से अवश्य परिचित होंगे। ठीक है, PM आशा योजना बेसिकली केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2018 ईस्वी में किसानों के उपज को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से PM आशा योजना केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। तो PM आशा योजना का संबंध किसके कल्याण से है, तो कृषकों के कल्याण से है। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है। मध्य भारतीय भूभाग यानी कि मिडिल जो इंडिया है, मध्य भारत का जो भाग है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, तो वहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन जो देखेंगे तो बैगा, मुरिया, खारिया, ये जो तीनों जनजाति है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेल्ट में आपको मिल जाएंगे, जो कि मध्य भारतीय क्षेत्र है। लेकिन कादर जनजाति जो है, कादर जनजाति दक्षिण भारत के क्षेत्र में पाया जाता है, स्पेशली केरल में इसकी आबादी अधिक है कादर जनजाति की। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ PCS के द्वारा इसका भी आंसर एने बताया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन गलत है, यह छत्तीसगढ़ PCS के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसमें यह जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। अगला सवाल है 1857 की क्रांति के 2 महान नेता निम्नलिखित में से कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए थे। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, यानी कि 1857 की क्रांति के वे महानतम नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए थे। तो नाना साहब और बेगम हजरत महल। 15 का आंसर हो जाएगा डी। आहड़ अथवा बना संस्कृति, अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री का रामशरण शर्मा का बुक NCERT का पढ़ा होगा,
NCERT का, तो ये आपको शब्द मिला होगा सिंधु घाटी सप्ताह के अंतर्गत। आहड़ अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे? तो आहड़ अथवा बनास संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थे। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो गृह मंत्री सह उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। ये बेसिकली 15 अगस्त 1947 ईस्वी से लेकर 15 दिसंबर 1950 ईस्वी तक इस पद पर रहे और भारत के एकीकरण में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 17 का आंसर हो जाएगा डी। 18 नंबर सवाल है, कुआलालंपुर में आयोजित, ठीक है, चूंकि कुछ ऑप्शन यहाँ पे भी है इसीलिए हमने इसको जूम कर दिया। कुआलालंपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 11वां एशिया प्रशांत बधिर खेल सम्मेलन था, यह गलत होगा, यह 10वां था। भारत ने 5वां स्थान हासिल किया है, सत्य है। इसमें भारतीय दल को 8 स्वर्ण 18 रजत और 29 कांस्य पदक प्राप्त हुए, सत्य है। भारत ने इस खेल में हिस्सा नहीं लिया, असत्य है। कारण क्योंकि 5वां स्थान हासिल किया। या तो बी सही होता या तो डी सही होता, लेकिन बी सही है, डी गलत है। तो कौन से सही है? बी और सी सही है। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है पॉलिटी का सवाल। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? आर्टिकल 25 क्लॉज 5 में इसका जिक्र किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप क्या हैं? ठीक है, देखिए आसान सवाल है। हरे पादप जो हैं वह प्राथमिक उत्पादक हैं। प्राथमिक उत्पादक हरे पादप। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया था? बहुत आसान प्रश्न है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस के राजदूत के रूप में अब्दुल रज्जाक आया था, देवराय द्वितीय। ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है? कैश मेमोरी। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है? आसान सवाल है। निम्नलिखित यहाँ पर 4 हिमालय की चोटियाँ ऑप्शन में दिए गए हैं। कौन सी हिमालय की चोटी है वो भारत में स्थित नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है एक धौलागिरी। धौलागिरी जो है वह नेपाल में स्थित है। बाकी ये जो तीनों चोटियाँ हैं वह भारत में ही स्थित हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? बहुत आसान सवाल। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है। चलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार के प्रयास किए गए? चलैया समिति का गठन बेसिकली 1991 ईस्वी में किया गया था कर नीति, टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में सिफारिश करने के लिए। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 201। निम्नलिखित में से कौन समकालीन चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है? यह बेसिकली 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन गलत दिया गया है। यहाँ पे एक तुषार मेहता, अभी जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और 17वीं बीपीएससी में आप देखेंगे केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो तुषार मेहता ही बीपीएससी की तरफ से वकील थे। ठीक है, तो एक तुषार मेहता भी इसके सदस्य नहीं थे और नितिन चंद्र भी इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर 1 से अधिक है, तो यह ऑप्शन इरर का सवाल है। ठीक है, लेकिन बेसिकली पूछा गया, आप लोग याद रखेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन से संबंधित समिति कब गठित हुआ, कब रिपोर्ट सौंपा, जैसे मार्च में उसकी रिपोर्ट आई थी पिछले साल। ठीक है, फिर आप देखेंगे अध्यक्ष कौन थे, कोविंद समिति थी, रामनाथ कोविंद उसके अध्यक्ष थे। कौन कौन 8 मेंबर थे, 8 मेंबर का आप लोग नाम याद रख लेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक 1 नेशन 1 इलेक्शन से संबंधित पेश किया गया, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से बारीकी के साथ याद कर लेंगे। संघीय बजट 23-24 में, बहुत पुराना सवाल है लेकिन देख लेते हैं। 23-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया, उसको क्या नाम दिया गया था? सप्तऋषि। आपको याद होगा अगर 1-2 साल पहले का बजट आपने याद किया होगा तो। ठीक है, लेकिन यह पुराना बजट से सवाल है, ऐसा बीपीएससी में पूछा नहीं जाएगा। लेटेस्ट बजट है 2025-26 का और आप लोग इसे ही याद करें। ठीक है, तो 28 का आंसर बी है, लेकिन यह सवाल अप्रासंगिक है वर्तमान संदर्भ में।
निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96 एकेडमी पुरस्कार 2024 को जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक की संख्या को प्रतिबंधित करता है? तो आप याद करिए 91वां संविधान संशोधन, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्याओं के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक तरह से यह संख्या को सीमित करता है 91वां संविधान संशोधन। न्याय दर्शन में ज्ञान का क्या पर्याय है? तो न्याय दर्शन में ज्ञान का मतलब बुद्धि और उपलब्धि दोनों से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हिस्ट्री का सवाल, आसान सवाल है। निम्नलिखित में से किसे अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी हरि विजय सूरी को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है किसने कहा है कि चेतन शरीर ही आत्मा है? ठीक है, चेतन शरीर ही आत्मा है, किसकी फिलॉसफी है, किसने कहा है? तो यह चार्वाक की फिलॉसफी है। इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण भारत में 6 आधार पर किया गया है। आप 2011 का जनगणना देखेंगे तो उसमें इसका जिक्र किया गया है। 34 का आंसर डी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन हैं? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक हैं पीसी महालनोबिस। 35 का आंसर हो जाएगा सी। भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष है? बेसिकली जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार एनडीए सरकार का गठन हुआ था तो उस समय जनजातीय मामलों के मंत्रालय का गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अवशिष्ट विषय क्या है? आप देखेंगे कि जो भारत में विभिन्न विषयों का वर्गीकरण किया गया है वह या तो संघ सूची, या तो समवर्ती सूची, या फिर राज्य सूची में। यानी कि वैसे विषय जो केंद्र कानून बनाएगा संघ सूची, राज्य कानून बनाएगा राज्य सूची, और दोनों कानून बनाएंगे समवर्ती सूची। लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हैं जिसका वर्णन इन तीनों के अंतर्गत नहीं किया गया है, वे सभी अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इस पर भी कानून बनाने का अधिकार जो है वह केंद्र सरकार को ही है, संसद को ही है। ठीक है, तो अवशिष्ट विषय क्या है? तो वैसे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है वे अवशिष्ट विषय के नाम से जाने जाते हैं। आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। एक तरफ अनुसूचित जनजाति और दूसरे तरफ बाहुल्य क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले देखिए झारखंड, मुंडा विद्रोह आप सभी परिचित हैं, बिरसा मुंडा। कहाँ पे? झारखंड में। यानी कि बी का हो जाएगा 4। बी का 4 कहाँ पे आ रहा है? आराम से आप ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर छांट सकते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में है जारवा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। ठीक है, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, और भील जो है वह राजस्थान से संबंधित है। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी का नाती, ठीक है, के रूप में संदर्भित किया गया है? तो लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में सही है? देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संक्षिप्त रूप में इसे एनजेएसी कहा जाता है। बेसिकली न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो कोलोजियम प्रणाली है, कोलोजियम प्रणाली को रिप्लेस करने के लिए संसद के द्वारा 2015 ईस्वी में 99वां संविधान संशोधन के माध्यम से एनजेएसी बिल को लाया गया था। वही एनजेएसी बिल राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के से संबंधित है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में सही विकल्प को चुनना है। कौन कौन सत्य हैं? पहला, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल सही। भारत के न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश इसके पदेन सदस्य होंगे, यह भी सत्य है। संघ के विधि एवं न्याय मंत्री पदेन सदस्य होंगे, सत्य है। प्रधानमंत्री, सीजेआई और लोकसभा में विपक्ष के नेता, या जहां ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है वहां लोकसभा में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति के द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 2 विख्यात सदस्य होंगे, यह भी सत्य है। ठीक है, तो इसके उपर्युक्त सभी सत्य हैं। अगर इसका कहने का मतलब यह है कि इसमें एनजेएसी जो बना था इसमें टोटल 6 मेंबर होंगे, एक सीजेआई प्लस 2 अन्य न्यायाधीश, ठीक है, प्लस 1 कानून मंत्री, विधि मंत्री, प्लस 2 अन्य वरिष्ठ लोग होंगे। और ये जो वरिष्ठ लोग होंगे इनका चयन पीएम
सीजेआई और लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये तीनों मिलकर करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 2 और 1 3 और 2 1 3 यानी कि टोटल 6 मेंबर एनजेसी में होने चाहिए। उपयुक्त सभी सही है। इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य होगा। ठीक है, 41 का आंसर डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन के अनुसार ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था? तो उड़ीसा। भारत के संघीय बजट 24-25 के अनुसार इसे छोड़ दीजिए, अब बजट 25-26 का आ गया है, यह अप्रासंगिक है। चूंकि एग्जामिनेशन 9 फरवरी को कंडक्ट हुई थी, इसीलिए पिछले बार के बजट से सवाल पूछा है, लेकिन राजकोषीय घाटा पूछा गया है तो 4.9% था। ठीक है, बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का क्या कारण है? तो बौद्ध दर्शन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो अविद्या। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 44 का सी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको यह घटना चक्र में भी ये सवाल आपको मिल जाएंगे। मित्ती कैफ़े क्यों प्रसिद्ध है? मित्ती कैफ़े, देखिए मित्ती कैफ़े जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिव्यांगों के द्वारा पूर्ण प्रतिबंधित होने के कारण यह बेसिकली फेमस है। ठीक है, तो 46 का आंसर हो जाएगा सी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला यूटी केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दमन और दीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता था? ठीक है, मौर्य काल में अगर प्राचीन काल अगर देखेंगे तो मौर्य काल बेसिकली आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर एक टैक्स का नाम था विविध कर। ठीक है, तो विविध कर जो था वो चरवाहों पर लगाया जाता था। आंसर हो जाएगा डी। कनिका शिवाच किस खेल से संबंधित हैं? तो कनिका शिवाच जो हैं वे हॉकी से संबंधित हैं। और अंतिम जीएस का हम लोग सवाल डिस्कस कर रहे हैं। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण क्या हैं? तो जैन दर्शन के अनुसार उत्पत्ति, नित्यता और क्षय, ये तीनों तत्व के लक्षण हैं। ठीक है, तो 50 सवाल जीएस का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए फिर 51 नंबर से छत्तीसगढ़ का स्पेशल स्टेट विशेष का जो राज्य विशेष का जो संदर्भ है वहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो आज हमने छत्तीसगढ़ विशेष प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025, हालांकि 2024 की वैकेंसी जो आई थी वही 9 फरवरी 2025 को एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो इसके प्रश्न पत्र का हमने डिस्कस किया, तो छत्तीसगढ़ का कंप्लीट हो गया है और एमपी पीसीएस का भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, शीघ्र ही और भी महत्वपूर्ण जो वीडियोस होंगे विभिन्न पीवाईक्यू आदि से संबंधित वो भी यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। अंत में फिर एक बार अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IAS सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें, जहाँ पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित विभिन्न मटेरियल गाइडलाइन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।